नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं आज तक। रिया और सुशांत के परिवार के दावों के बीच सुशांत केस की जांच भी रफ्तार पकड़ रही है। आज सीबीआई भी एक्शन में आ गई और पिता का बयान दर्ज करने की तैयारी है। उधर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही ईडी आज भी रिया और उसके परिवार से मैराथन पूछताछ में लगी रही। रिया से ईडी की करीब 10 घंटे पूछताछ चली। तो क्या रिया चक्रवर्ती के लिए सिर्फ टकसाल बनकर रह गए थे सुशांत? क्या सुशांत के पैसे से रिया ने खरीदे लाखों के शेयर? क्या सुशांत के पैसे से रिया और उसके परिवार वालों के फ्लैट खरीदे गए? रिया चक्रवर्ती को ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब ईडी के सामने देने होंगे। 7 अगस्त के बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के ईडी दफ्तर में एक बार फिर हाजिरी लगाई। रिया जैसे ही कार से उतरी, मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया। यहाँ रिया ने मीडिया वालों को ही अपने तेवर दिखा दिए। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया चक्रवर्ती मीडिया के सवालों पर आग बबूला हो रही थी। वो ईडी के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंची थी। उसके बाद एक बार फिर पलटकर उन्होंने मीडिया की तरफ देखा। उनके भाई शौविक उन्हें समझाते हुए ईडी दफ्तर के अंदर ले गए। ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती का सामना कौन कौन से सवालों से पड़ा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सुशांत केस में ईडी के रडार पर कौन कौन से किरदार हैं। पहला नाम है रिया चक्रवर्ती का। रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। उन पर सुशांत के 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। ईडी की नजरें उनके नाम 3 प्रॉपर्टी पर भी टिकी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। दूसरा नाम शौविक चक्रवर्ती का है। शौविक रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। ईडी उनसे लगातार 2 दिन तक पूछताछ कर चुका है। आज तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। ईडी के रडार पर तीसरा नाम श्रुति मोदी का है। श्रुति मोदी सुशांत और रिया की कॉमन फ्रेंड हैं। श्रुति रिया और उनके भाई शौविक की पूर्व मैनेजर रही हैं। श्रुति सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर थी। श्रुति मोदी सुशांत के पैसों का हिसाब किताब रखती थी। ईडी ने शुक्रवार को श्रुति से पूछताछ की थी। आज एक बार फिर ईडी ने श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की नजर सैमुअल मिरांडा पर भी है। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती के सहयोगी हैं। उनसे ईडी ने 2 दिन तक लगातार पूछताछ की थी। सैमुअल को रिया ने ही सुशांत के घर पर हाउस कीपिंग मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया था। ईडी के रडार पर इंद्रजीत चक्रवर्ती भी हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के पिता हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती पर आरोप है कि सुशांत के पैसे से उनके नाम पर फ्लैट खरीदा गया। ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के दोस्त हैं। वो पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं। सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत बुढ़ा कहकर बुलाते थे। चर्चा यह भी है कि सिद्धार्थ पिठानी 14 जून को भी सुशांत के फ्लैट पर ही थे। ईडी का मानना है कि सिद्धार्थ पिठानी से सुशांत के फाइनेंशियल लेन देन की जानकारी मिल सकती है। जहां एक तरफ ईडी के कई सवालों का जवाब देने में रिया चक्रवर्ती असफल रही, तो वहीं ईडी ने न सिर्फ रिया चक्रवर्ती का सामना दस्तावेजों से कराया, बल्कि उनके भाई शौविक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा के बयानों से भी कराया। लेकिन क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी? इस पर सबकी निगाहें हैं। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से करीब 8.5 घंटे तक मैराथन पूछताछ हुई थी। आज एक बार फिर ईडी ने रिया और उनके भाई को सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इन दोनों के अलावा ईडी के दफ्तर में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी पहुंचे थे। दोपहर 2:15 बजे सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी दफ्तर पहुंचे। रिया के सीए रितेश शाह को भी ईडी ने तलब किया था। सूत्रों के मुताबिक रिया का ईडी दफ्तर में इन सवालों से सामना हुआ होगा। पहला सवाल, आपने पिछले 2 सालों में कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किया, उसकी डिटेल दीजिए। दूसरा सवाल, आपकी आय का स्रोत क्या है, उससे जुड़े कागजात दिखाइए। तीसरा सवाल, सुशांत के खाते से जो रकम आपके खाते में गई, उसे आपने कहां खर्च किया, उसके कागजात दिखाइए। चौथा सवाल, आपके 2 खातों में अचानक ढेर सारे पैसे कहां से आ गए। पांचवा सवाल,
सुशांत ने पिछले 2 सालों में कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किए, क्या आप जानती हैं? छठा सवाल, क्या सुशांत के इन्वेस्टमेंट के नॉमिनी के रूप में आप या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज है? सातवां सवाल, आपके और आपके भाई के नाम दर्ज फर्म्स क्या करती हैं? उनका पैसा कहां से आया? 11 तारीख कल जो फैसला आएगा उसमें पता चल जाएगा कि कौन पक्ष सही है नहीं है। बट मेरे ख्याल से अगर कोई FIR है या कोई भी पेपर वर्क होता है तो बिना एविडेंस का नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही होगा। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को करते हुए CBI के फेवर में इस चीज़ को आदेश देगी, ऐसा मुझे लगता है। 7 अगस्त को ईडी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने तमाम सवालों के गोलमोल जवाब दिए थे। मसलन अचानक से उनकी आमदनी बढ़ जाने पर रिया ने बताया था कि उनके पिता उन्हें पैसे देते हैं। आज ईडी ने उनके पिता को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। जरूरत पड़ी तो पूरे परिवार को आमने सामने करके भी ईडी पूछताछ कर सकता है, क्योंकि सुशांत केस का सच सामने आना बेहद जरूरी है। मुंबई में दिवेश सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। एक तरफ रिया चक्रवर्ती पर ईडी और CBI का शिकंजा कस रहा है, तो वहीं सुशांत केस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में सुशांत के परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। साथ में यह आरोप भी मढ़ दिया कि यह सब महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश है। सुशांत के परिवार वाले अब संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा है कि फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते। लेकिन जो बातें सामने आ रही है और ऑन रिकॉर्ड है, तो बोले सभी मामलों के उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ, उसकी भी जांच आप करनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सस्पेंस अभी खुला नहीं है, लेकिन सियासत का अखाड़ा जरूर खुल गया है। मामले की CBI जांच से बौखलाई शिवसेना ने सुशांत के परिवार वालों पर ही आरोप जड़ दिए कि उनके रिश्ते सुशांत से अच्छे नहीं थे। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस की शान में कसीदे भी पढ़े। तो मुंबई पुलिस को जांच करो तो क्या इतराज है? वो भी तो पुलिस है, बेस्ट पुलिस है वर्ल्ड की, सबको मालूम है, प्रोफेशनल पुलिस है। तो मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है, जो सत्य और तथ्य सामने लाने की कोशिश करती है, क्या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कोई कर रहे हैं क्या? कि मुंबई पुलिस जो कर रही है वो सामने नहीं आनी चाहिए सत्य। बात निकली तो बहुत दूर तक गई। संजय राउत के इस बयान से सुशांत के परिवार वालों को गहरा धक्का लगा। साफ लगा जैसे कि संजय राउत उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। सुशांत के परिवार वाले अब संजय राउत को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए। इतना माने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सराह रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का माने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफी निंदनीय है। और जरूरत पड़े तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। संजय राउत का बयान तो उनकी सरकार में सहयोगियों को भी नहीं पचा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के बयान पर ही सवाल उठा दिए। जिस प्रकार से शिवसेना के सांसद ने कल सुशांत सिंह के परिवार के बारे में अनाप शनाप बातें कही है, मुझे लगता पता नहीं उसमें कितना तथ्य है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। और हर परिवार की एक अपनी कोई कहानी होती है, और शिवसेना वालों को भी खूब सारी कहानियां हैं। क्या ऐसे वक्त पे इन सब कहानियों पर चर्चा होगी? शिवसेना नेता आक्रामक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत जैसे संवेदनशील मामले में भी उनकी जुबान ऐसे चलेगी, शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। सहरसा से धीरज सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए बड़ी डिग्री, ऊंचा ओहदा और पैसे की जरूरत नहीं। मुंबई में गजरे बेचने वाली 55 साल की एक महिला 8 घंटे बारिश में खड़ी रही ताकि कोई इंसान खुले हुए मैनहोल में न गिर पड़े, जबकि इस महिला का खुद का घर इस बारिश में बह गया था।
पिछले हफ्ते हुई मुंबई की बारिश की एक ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। ये 55 साल की कांताबाई हैं। माटुंगा में फूलों के गजरे बेचती हैं। भारी बारिश में तुलसी पाइप रोड के किनारे बनाया इनका झोपड़ा बह गया था, पर इस दुख की घड़ी में भी ये अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली। 8 घंटे बिना कुछ खाए पिए ये खुले हुए मैनहोल के पास खड़ी रहीं और गुजर रहे लोगों को चेताती रहीं ताकि कोई अनहोनी न घटे। इतने पानी में आपने पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी पिए ऐसी खड़ी थी मैं, तो बाद में मेरे को ठंडी बुखार चढ़ गया, तो एक गोली मंगा के, क्रोसिंग गोली मंगा के मैं खाई थी। खा के 1 घंटा। कोविड के समय पे आपको बुखार, आपको डर नहीं लगा कांता दीदी? डर नहीं लगा तो इंसान को तो बचा ही ना। इतनी पब्लिक जा रही है, कोई गिर जावे, कुछ हो जावे, इसके लिए मैं गटर से हिली नहीं। आप 8-9 घंटे तक नहीं, उतना पानी निकलने के बाद, पूरा पानी खलास होने के बाद गटर बंद कर ही बाद में निकल के सोई में। पिछले हफ्ते 3 दिन हुई बारिश में माटुंगा रेलवे स्टेशन के पास भी कमर के ऊपर तक पानी भर गया था। इसलिए कांता के मुताबिक इसके बाद उन्हें गटर का ढक्कन हटाना पड़ा, वरना हालात और भयानक हो जाते। आसपास के लोगों ने बीएमसी और पुलिस को कॉल करके जानकारी दी, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद कांता सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोगों को अलर्ट करने के लिए खड़ी हो गयी। उधर से हिली नहीं, कोई गिर ना जावे, इसके लिए गाड़ी सैर करते गई, फिर आधा पानी आया। बाद में एक सीनियर आया, सलाम किया, बोलता बेटा अच्छा काम कर रही है, मतलब अच्छा। फिर एक मैडम आई, फिर वो सलाम करी, बोलते अच्छा किया, फिर मेरे को छतरी दिया। बोला आंटी मैं तो पूरी भीज गई लिए, बहुत ठंडी से एकदम वो हो गई लिए। तो इतना में पानी गिलास पब्लिक पूरा मेरे को सलाम करते गए, सर थैंक यू, तुम बहुत मदद की है पब्लिक के लिए। मुंबई में 29 अगस्त 2017 को भारी बारिश हुई थी और एल्फिंस्टन जंक्शन पर पानी भर गया था। कुछ लोगों ने इस वजह से मेनहोल का ढक्कन खोल दिया था। डॉक्टर दीपक अमरापुरकर उस मेनहोल में गिर गए थे और 2 दिन बाद उनका शव वर्ली में समंदर के पास मिला था। कांता को वो घटना याद थी और इस तरह की घटना दोबारा ना घटे, इसलिए जब तक पानी कम ना हो वो यहाँ से हिली नहीं। लॉकडाउन में कांता के काम को बहुत नुकसान हुआ है। इनके पति बीमार रहते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी कांता के कंधे पर है। बारिश में घर के साथ इनकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी बह गयी। तनुश्री पांडे, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।